देखें जी, जब भी हम 26 मार्क का क्वेश्चन की बात करते हैं ए सोशियोलॉजी के अंदर, तो देखें चाहे वो आपका पेपर 1 हो एंड पेपर 2, दोनों में ये 26 मार्क का क्वेश्चन आता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड इन ए लेवल सोशियोलॉजी. ठीक है जी. द फर्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन की टाइप क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन की टाइप होती है इवैल्यूएट द व्यू दैट. इवैल्यूएट द व्यू दैट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ठीक है, अब अगर जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इवैल्यूएट द व्यू दैट, ठीक है, इट मीन्स कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है. इट्स अ एसे टाइप क्वेश्चन. अगेन इट्स अ एसे टाइप क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसके अंदर आपको एग्जामिनर आपकी प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है, देखिए एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द व्यू दैट. ठीक है, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट है इवैल्यूएट की, इसका मतलब है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3 काम आएगा. क्या आएगा? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3. अभी तक असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है वो सिर्फ इससे पहले एक जगह पे काम आ चुका है, वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जिसके अंदर आपने अगेंस्ट आर्गुमेंट पे जाना होता है. किसी तरफ जाना होता है बेटा? असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 3 जो है वो अगेंस्ट आर्गुमेंट के हवाले से बात करता है. ये दो जगहों पर चेक होता है, 26 मार्कर में और 1006 मार्कर में यूज होता है. ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, इसके अलावा लिमिटेशंस वाले सवाल अगर क्वेश्चन नंबर 2B में भी आ जाए तो उसमें भी यूज हो सकता है. ठीक है, तो एक्चुअल में अब हम एक प्रॉपर एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और उसके हवाले से डिस्कस करते हैं इसका 26 मार्क का पैटर्न होगा क्या. बेसिक पैटर्न उससे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं उसकी डिटेल में चला जाऊंगा. देखिए इसके अंदर जो बेसिक पैटर्न है, आपने 4 पैराग्राफ्स इन थीसिस विथ इवैल्यूएशन देने. देखिए इवैल्यूएशन हो सकता है शुरू में आपसे ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखोगे कि इवैल्यूएशन को लिखते कैसे हैं. ठीक है, फिर होता है 4 पैराग्राफ्स इन एंटायर थीसिस विथ इवैल्यूएशन. अब मैं आपको इसका एक पैटर्न बता देता हूँ, इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू. ठीक है, अब देखो इसका पैटर्न क्या है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होगा. सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट दिए, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट लिखा, देन आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट दिया, ऑफ आर्गुमेंट दिया, फिर आपने सोशियोलॉजिकल मटेरियल रेफर किया, सोशियोलॉजिकल मटेरियल में क्या आ गया बेटा, आपके सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, केस स्टडीज, स्टैट्स, एग्जाम्पल्स, ये आ सकती हैं आपकी. ये आपका सोशियोलॉजिकल मटेरियल आ गया. देन आपने लिंक बैक विद द आर्गुमेंट किया, आर्गुमेंट किया, आर्गुमेंट से आपने लिंक बैक किया. अब आपने लिखनी है बेटा इवैल्यूएशन. सही है, मैं नॉर्मली अपने आंसर्स को लिखवाते हुए एक वर्ड यूज करता हूँ हाउ एवर का. हाउ एवर का वर्ड मेरा एक तरह से कोड वर्ड है बिटवीन मी एंड माई स्टूडेंट्स, कि जब भी मैं हाउ एवर यूज करूंगा तो मैं इसका मतलब इवैल्यूएशन यूज कर रहा हूँ. मैं जब भी हाउ एवर का वर्ड यूज करूंगा तो मैं हाउ एवर का वर्ड इसके अलावा मैं कहीं यूज नहीं करता, इवैल्यूएशन के साइन के तौर पे यूज करता हूँ. ठीक है, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप जब हाउ एवर की इवैल्यूएशन लिख रहे हो तो नेक्स्ट लाइन से लिखो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप इवैल्यूएट कर रहे हो. ठीक है, एंड देन यू नीड टू राइट इवैल्यूएशन. आपने इवैल्यूएशन लिखनी है. इवैल्यूएशन बेटा एक लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म हो सकता है जो आपने आर्गुमेंट ऊपर दिया हुआ है. इवैल्यूएशन शुड बी लिंक विद द आर्गुमेंट जो आपने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, जो मटेरियल ऊपर डिस्कस किया हुआ है. कोई क्रॉस कल्चरल एनालिसिस हो सकता है कि
दुनिया के इस हिस्से में तो ऐसा नहीं होता जैसा आप ऊपर कह रहे हो। कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो सकता है इस हवाले से, और ऐसा भी हो सकता है कोई आर्गुमेंट आपका एंटायर थीसिस का हो जो क्लोजली लिंक्ड हो इसके साथ, दैट्स व्हाई आप उसको अपने साथ लिंक करोगे। क्या करोगे बेटा? दैट्स व्हाई उसको अपने साथ लिंक करोगे। ठीक है, तो ये एक आपका कोर पैराग्राफ स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा जब भी आप अपने आंसर को लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं? सबसे पहले आप यूज करते हैं, डेवलप करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप एग्जामिनर को बताते हैं कि भाई मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है और मुझे पता है इसका थीसिस और एंटायर थीसिस क्या होता है। ठीक है, इसमें आप करोगे सिंपल इंट्रोड्यूस योर थीसिस एंड एंटायर थीसिस। ठीक है, आप सिर्फ इंट्रोड्यूस करोगे इसको, थीसिस और एंटायर थीसिस को। ठीक है, अब मैं अगर आपके सामने पूरा एक क्वेश्चन डेवलप करता हूं, सही है, अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेट्स सपोज ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, evaluate the view that female identities are changing। इस सवाल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 में भी काम आ सकता है ये। ठीक है, जेंडर रोल्स, कॉन्जुगल रोल्स के हवाले से हम पेपर 2 में भी डिस्कस करेंगे सिमिलर टॉपिक को। ठीक है, ये है 26 मार्क्स का। सही है, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि भाई फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, अब चेंजिंग क्यों हो रही है? अब चाहो तो थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इकोनॉमिक रोल ऑफ वुमेन, सर्विस सेक्टर में फीमेल को जॉब्स मिल रही हैं, आप फेमिनिस्ट आइडियाज डेवलप हो गए, असर्टिव आइडियाज जिसको हम कहते हैं। एक तरफ आपने कहा कि फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, दूसरी तरफ आपने कहा फीमेल आइडेंटिटीज आर नॉट चेंजिंग, आर स्टिल कन्वेंशनल। फीमेल आइडेंटिटीज क्या है बेटा? स्टिल कन्वेंशनल है। ठीक है, अब वो कन्वेंशनल क्यों है भाई? आप बोलोगे डोमेस्टिक रोल आज भी फीमेल्स परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, फिर आप आगे बात करोगे नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज। आप सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आंसर क्वेश्चन को, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा ये। ठीक है, इसमें आपने LGBTQ की बात कर ली, कोई थ्योरीज डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंट्रोड्यूस करोगे। एग्जामिनर को सिर्फ ये इंप्रेशन दोगे कि भाई मुझे पता है सवाल कैसे चेंज हो सकता है, सवाल क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को भाई प्लानिंग कर लो, थीसिस और एंटायर थीसिस की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, थीसिस और एंटायर थीसिस की। ठीक है, देखिए जी, अगर मैं थीसिस के पैराग्राफ्स की बात करता हूँ, थीसिस के पैराग्राफ्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो थीसिस के पैराग्राफ्स में हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहें तो किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। सही है, आप बोल सकते हैं एन ओक्ले की बात कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने असर्टिव फेमिनिटीज के बारे में बात की थी। ठीक है, आपने लेट्स सपोज एक पैराग्राफ असर्टिव फेमिनिटीज के हवाले से बना दिया, फिर इन्होंने बात की थी ऑटोनमस फेमिनिटीज के हवाले से। सही है, फिर आप चले जाओ, आप इसके अंदर
न्यू मेल आइडेंटिटीज। जी जी, आप 2 पैराग्राफ एनोक्ल के बना देना वहाँ पे। न्यू मेल आइडेंटिटीज़ के हवाले से अगर आप जाते हैं तो भाई लेट सपोज आप उसमें आप बोलोगे मार्जिनलाइज फेमिनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, या फिर आप मार्जिनलाइज क्यों डेवलप हो रही हैं, बिकॉज फीमेल्स आर वर्किंग। सही है, ठीक है। आप मार्जिनलाइज की बात करोगे, मार्जिनलाइज की बात में आप क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी की बात कर सकते हो। कि मेल की पावर रिड्यूस हो रही है, फीमेल इंडिपेंडेंस आ रही है वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। फिर आप आ जाओ आगे, नॉन बाइनरी की बात करो कि भाई मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन हु यूज्ड टू compete with मेल superiority at the workplace। फीमेल CEOs की एग्जांपल दी थी मैंने। आप आज के बारे में बात कर लो, रैम्पटन से को लेके आओ कि the postmodern identities are more about the piecing together, assembling the different identities। सही है। अब आप उसमें बोलोगे रैम्पटन को लेके आओ और रैम्पटन की बात को लिंक कर दो किसके साथ, LGBTQ के साथ। इंडिविजुअलिज्म हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म में लीड टूवर्ड्स व्हाट, LGBTQ+। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका थीसिस जनरेट हो जाएगा। सही है। फिर आपका अल्लाह भला करे, अगर मैं आगे बढ़ता हूं एंटाई थीसिस के हवाले से, ठीक है। ठीक है, एंटाई थीसिस में आपके पास आ जाएगा क्या, कॉर्नेल की थ्योरी आ जाएगी, एम्फेसाइज फेमिनिटी की, ठीक है। फिर आपके पास आ सकती है क्या चीज, एनोक्ले की। बेटा पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे ना मेरा बेटा। सही है, एनोक्ले की, कंटिंजेंट फेमिनिटीज, जिसके अंदर नॉर्मलाइज फेमिनिटी और सेक्सुअलाइज फेमिनिटी आ जाता है, एंड सेक्सुअलाइज फेमिनिटीज। ठीक है, इसके अलावा पार्सन्स ने क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव रोल ऑफ वुमेन की बात की थी। ठीक है, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। तो इस तरह से ये आपका थीसिस और एंटायर थीसिस जनरेट हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पैराग्राफ डेवलप करना है कंक्लूजन के हवाले से। ट्राई टू रेफर, समराइज, एक समरी देनी है, प्लस पोस्ट मॉडर्न व्यू देना है कि आज की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपका पूरा 26 मार्क का जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है। ठीक है, कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया, फिर थीसिस के थ्योरीज दिए और एंटायर थीसिस के थ्योरीज डेवलप किए। ठीक है, conclusion is more about summary, ठीक है, in which you just need to summarize the let's suppose if you can say in contemporary society there is a constant rise of individualism which may eventually lead towards the idea like the females are performing instrumental roles, they are performing jobs, they are performing economic role, and there is a constant rise of non-binary identities due to the rise of choices and individualism in contemporary societies. So this is the whole idea कि किस तरह से आप अपने 26 मार्क को डेवलप कर सकते हैं। If we talk about the evaluation of thesis, यानी कि अगर मैं थीसिस की बात भी करता हूँ, सही है, तो हम उसमें evaluation मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, evaluation का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने असर्टिव फेमिनिटीज़ की बात कर ली पूरी तरीके से, लेट्स गर्ल पावर की बात कर ली, मैंने मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़, एजिंग फेमिनिटीज़ की बात कर ली। ठीक है, कि मैंने कहा कि द फीमेल आइडेंटिटी आर डेवलपिंग ड्यू टू द राइज ऑफ फेमिनिस्ट आइडियाज एंड राइट्स ऑफ द वुमेन। अब मैं यहाँ पे evaluation यूज कर रहा हूँ, however मैंने यहाँ पे evaluate किया, मैंने above argument को क्या किया बेटा, above। However in contemporary societies there are so many countries where the females are facing the human rights violations, like in Afghanistan the females are not allowed to study in the universities and the colleges।
ठीक है, तो मैंने जो ऊपर आर्गुमेंट दिया था उसको इवैल्यूएट किया नीचे वाले आर्गुमेंट के साथ। इवैल्यूएशन इज अ लिमिटेशन ऑफ अबव आर्गुमेंट, इवैल्यूएशन इज अ लिमिटेशन ऑफ अबव आर्गुमेंट। लेकिन जब मैं एंटायर थीसिस पे आया तो मैंने एम्फेसाइज फेमिनिटी की बात की। एम्फेसाइज फेमिनिटी को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने कहा कि हाउएवर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देयर इज अ कांस्टेंट राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, like the UN Charter allows women to perform to act freely। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि आप जो इवैल्यूएशन दे रहे हो वो अबव आर्गुमेंट की लिमिटेशन के हवाले से होगी। ठीक है, देखिए आपके पास एग्जाम के अंदर इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो मैं रिकमेंडेड टाइम आपसे शेयर करता हूं दैट इज 45 मिनट्स। ठीक है, अगर आप 5 मिनट्स में एक पैराग्राफ लिखने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो आप इजीली 4x4 के 8 पैराग्राफ्स और शुरू का पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूजन के साथ आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको ओवर द पीरियड, देखिए ये प्रैक्टिस से चीज़ जनरेट होती है, ये ओवर द पीरियड टाइम नहीं हो सकती। ठीक है, यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस जिसकी वजह से आप 45 मिनट्स में आप 4x4 का पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी कंडीशन में सिचुएशन चेंज हो जाती है, आपको आंसरिंग पैटर्न चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक रिकमेंडेड पैटर्न है मेरी तरफ से कि आप किस तरह से आंसर को और एसे को अपने स्ट्रक्चर करोगे। क्लियर हो गई बात? कभी कभार ऐसा होता है कि आप इवैल्यूएशन को कोई आर्गुमेंट नहीं याद आ रहा होता, वहाँ पे स्किप कर दो, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, देखिए मैंने जो ये पैटर्न बनाया हुआ है ना, मैंने बैकअप्स के हिसाब से बनाया हुआ है कि एग्जामिनर के पास लेट्स सपोज इवैल्यूएशन में कोई मिसिंग है तो भाई एंटायर थीसिस से कवर अप हो जाएगा आर्गुमेंट। एंटायर थीसिस में इवैल्यूएशन से मिसिंग है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। ठीक है, तो मैं आपको 26 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर आपको इवैल्यूएशंस लिखवाऊंगा। क्लियर होगी बात? एंटायर थीसिस की इवैल्यूएशन के अंदर आप वो आर्गुमेंट भी एड ऑन कर सकते हो जो थीसिस का आर्गुमेंट है, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्टन करके। ठीक है, या फिर अबव आर्गुमेंट की कोई क्रॉस कल्चर एनालिसिस है। वैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि भाई असर्टिव आइडेंटिटीज अफगानिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, ग्लोबल व्यू में कोई चीज़ कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से एवेलुएट कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि ये मैंने आपको बेसिक आइडिया जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे कोई सवाल आ गया, एथनिक आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, एथनिक आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, तो आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हो। ठीक है, आप रैम्पटन की बात कर सकते हो। रैम्पटन इज वन ऑफ द थ्योरिस्ट, जब भी आप कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटीज की बात करोगे रैम्पटन को आप यूज कर लोगे, उसने असेंबलिंग की बात की हुई है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप एंटायर थीसिस में जाओगे तो आप कन्वेंशनल एथनिक आइडेंटिटीज की बात करोगे कि आज भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में एथनिक कन्वेंशनल कल्चर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट देयर कल्चर। ठीक है, दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल आ जाएगी। सही है, तो थोड़ा सा होराइजन आपको अपना एनहांस करना पड़ेगा।